बोलिए। मैम, ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग की, हाँ तो जी। हमारे जॉइंट्स हैं वो काफी लॉक रखने पड़ते हैं हमें। हम्म। तो उस वजह से वहाँ पेन आता है उस ठीक है। एरिया में। और हम्म। कई कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी शूटर्स के जैसे जॉइंट्स में एक अजीब ही आवाज आने लग जाती है। हम्म। तो ये किस वजह से होता है मैम? देखिए, इसका जो वजह है, जो कारण है, हमारी बॉडी काफी टाइम तक एक पोजीशन में स्टिल है। ठीक है। और आपको कैसे बताया था मैंने सुबह भी कि मसल्स जो हैं आपके, वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए अब प्लीज। जो हमारे मसल्स हैं, वो जो है आपके इलास्टिक की तरह है, उनमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप अच्छे से उनकी स्ट्रेचिंग, वार्म अप, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो वो अपनी पूरी शेप में पूरी लेंथ अटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब हम एक ही पोजीशन में खड़े हैं। ठीक। तो इसके लिए जो आपको जो पेन्स आ रहे हैं, वेट बेयरिंग पोजीशन है आपकी। ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो हर प्रैक्टिस सेशन के बाद 2 से 3 मिनट का आइस शावर, ठंडे पानी से नहाना, 2 से 3 मिनट, वो रिकवरी करेगा आपकी और नेक्स्ट डे के लिए आपको तैयार कर देगा। यू विल बी पेन फ्री। ठीक है। दूसरी चीज, यू कैन ऐड अ फ्यू प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस। प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस में क्या होता है? उसमें कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम अपने माइंड और बॉडी को एक साथ, हम जैसे आप निशाना लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत है, ऐसे ही प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, वेदर ऑफ फॉर योर लोअर लिम या फिर अपर लिम के लिए भी होती है। तो आप उस चीज को ऐड कर सकते हो। और बीच बीच में जैसे हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं फिर से अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अगर आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम, नीज में या जॉइंट में जो ये आवाज आती है, ये किस वजह से आ रही है? हाँ, ये जैसे टक टक ऐसे आवाज आवाज। जो है, देखिए, हाँ, इसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है, जैसे मैंने आपको सुबह नी जॉइंट का एक मॉडल दिखाया था ना, सेंटर में उसके कार्टिलेज होता है, नीले रंग का दिखाया था मैंने आपको मॉडल में। तो वो कार्टिलेज जब घिसना शुरू हो जाता है, जब वो डीजेनरेट हो जाता है, तो दोनों बोन्स जो है आपस में रब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जॉइंट स्पेस कम हो गई, कार्टिलेज वहां से डीजेनरेट हो गया। वो एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस इन अवर जॉइंट। ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन, तो वो भी एक कारण होता है। आपने देखा होगा कि लोग अपने जॉइंट्स को ऐसे हिला के पटाखे से निकाल देते हैं, क्या है वो आवाजें? वो सारी गैसेस होती हैं जो भरी होती है हमारे जॉइंट स्पेसेस में। ठीक है। तो इसमें से जो पहली चीज है वो तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब डीजेनरेशन होती है ना, जैसे जिसको कहते हैं वेयर एंड टीयर ज्यादा होना, जिस जॉइंट की खपत ज्यादा हो रही है, तो उसको उतना पोषण भी देना जरूरी है। पोषण ये नहीं कि अकेला न्यूट्रिशन, बट कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि उस चीज को हम उसका लेवल बहुत जल्दी से डीजेनरेट ना हो और धीरे धीरे हो। मतलब जो बदलाव आपके आने वाले 5 साल में आने थे, हम प्रॉपर केयर करके उसको 10 साल 15 साल उसकी लाइफ बढ़ा दें। ठीक है। नेक्स्ट। सभी के वीडियोस ऑफ है। चलिए, प्रवीण राठौड़, पूछिए। अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट आर स्पोर्ट्स बेवरेजेस? चैट बॉक्स में आया है, स्पोर्ट्स बेवरेजेस आर नथिंग। जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होती है ना, जैसे स्पोर्ट्स प्रोटीन बार्स होते हैं, ऐसे ही स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं कुछ। ठीक है। पर आपने वो हमेशा ध्यान रखना है कि डोप फ्री होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो उससे बेहतर ये भी हो सकता है कि सिंपल हम नींबू पानी को भी स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अनम्यूट नहीं किया प्रवीण राठौड़, आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का। चलिए, विजय पाल, शूटिंग, अनम्यूट योरसेल्फ, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, एक इशू है कि मसल्स में ना बार बार मतलब वो आ रही मसल इंजरी हो रही है। और एक रिकवर हो रहा है, मतलब रिकवरी भी स्लो हो रही है बहुत। और बाय द टाइम वो रिकवर होती है तो और कहीं मतलब महसूस होता है कि ये मसल भी हो रही है। तो मैम, इसके अच्छा, पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है रिकवरी ना होना ढंग से। ओके। अब उस रिकवरी में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज
कि आपकी स्लीप अच्छे से पूरी नहीं है, आपका रेस्ट पीरियड सही नहीं है। ठीक, दूसरी चीज आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, उसके कारण भी होता है। मसल बेसिकली देखिए 70 से 75% वो पानी से बनी है, बाकी का आप कह लो 20 से 23% उसमें प्रोटीन रहता है, और बाकी जो 3-4% बचता है ना, उसमें मसल की क्षमता होती है कुछ विटामिन को स्टोर करने की, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, स्पेशली विटामिन डी हो गया, वो उसको स्टोर करके रखता है। कुछ मसल में यही सब चीजें होती है। तो सबसे पहली बात, पानी सबसे जरूरी है। ठीक है, अगर पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं तो भी मसल में बार बार चोट लगेगी, रिकवरी नहीं होगी। अगर प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है, अगर आपके विटामिन लेवल ठीक नहीं है, तो भी आपको दिक्कत आएगी। तीसरी चीज, अगर हम बात करें रिकवरी में ही, अगर आप रोज ही ओवरलोड कर रहे हो अपने मसल्स को, जैसे होता है हफ्ते में हम 7 दिन सेम स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं जो हमारी है, उसमें से हमारी प्लानिंग होती है कि 4 दिन या 5 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के दिन हम कोई डिफरेंट स्पोर्ट डे रखते हैं या फिर रेस्ट रखते हैं, कभी मॉर्निंग का कभी इवनिंग का, हम क्रॉस कंट्री रखते हैं, हम जिम रखते हैं, सर्किट ट्रेनिंग रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, चेंज ऑफ एक्टिविटी। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम भी एक कारण है जो आप समस्या बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी कीजिए अनम्यूट, हाँ जी हाँ जी कीजिए अनम्यूट। मैम एक मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा मैम, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं मतलब सफिशिएंट, मतलब अपनी बेस्ट कैपेसिटी से या कंसल्टेशन से हम बेस्ट न्यूट्रिशन की कोशिश कर रहे हैं लेने की, बट वो मतलब बाकी न्यूट्रिएंट्स में ना कन्वर्ट होके फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी एक वो प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका इसका भी थोड़ा मैम समझाएं। हाँ, तो इसका यही है ना कि आपको किसी वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को कंसल्ट करना चाहिए, है ना। फैट में वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा बॉडी में। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा ना, आयरन को अगर हमारी बॉडी में रखना है ज्यादा देर के लिए तो हमें विटामिन सी साथ में लेना जरूरी है। ठीक है, अगर हमने कैल्शियम को रिटेन करना है अपनी बॉडी में तो हमें विटामिन डी लेना जरूरी है। और जब हम कैल्शियम या विटामिन डी खाते हैं तो उसको रिजॉर्व करने के लिए हमारी बॉडी में हमें हमारे वेट बेरिंग एक्टिविटी करना जरूरी है। तभी बताया जाता है कि इन द मॉर्निंग यू शुड टेक कैल्शियम या विटामिन डी एंड यू शुड गो फॉर अ वॉक, और यू शुड डू सम एक्टिविटी, अपने घर का काम, जैसे लेडीज हैं वो घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी है, मतलब यू शुड बी ऑन योर फीट, ताकि हम वो वेट बेरिंग से वो हमारे जो सेल्स हैं उसको रीएब्सॉर्ब करें हमारे बोन्स में, जहां जहां पे उन पोषक तत्वों की जरूरत है। ओके, ठीक है, जवाब मिल गया। ओके, ठीक है विजयपाल जी। ओके, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, बीइंग अ शूटर व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर आई साइट क्लियर एंड शार्पर। फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए ना आप। जनरली आपका क्या है, फोकस का ही काम है ना, तो आईज को भी फोकस जो एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें फोकसिंग टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें आप करेंगे। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। यू कैन डू प्राणायाम फॉर दैट, एंड यू कैन डू सम दिस eye muscle specific exercises. You can consult a physiotherapist for that. Okay, please take my question. iPhone 13 पूछिए। Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, I have 2-3 questions collectively, but I'll ask very quickly. So, first thing is कि
जैसे आपने बोला था कि हमारे नीज में जॉइंट्स में पेन इसलिए हो जाता है एट टाइम्स क्योंकि मूवमेंट नहीं होती एज अ राइफल शूटर एंड ऑल, तो हमारी स्टैंडिंग और स्टिलनेस बहुत ज्यादा आवर्स की हो जाती है जो ठीक नहीं है, तो फिर हमें एक्सरसाइज करते थे। बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो अ शॉटगन शूटर और मैं साइमल्टेनियसली दोनों शूटिंग कर रही थी। तो शॉटगन में था बहुत ज्यादा मूवमेंट होती थी, तो स्टिलनेस का कोई क्वेश्चन नहीं आता था। मतलब ऐसा था कि अगर मैं 1 घंटा राइफल ट्रेन करती थी तो मैं 1 घंटा शॉटगन भी कर रही थी, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता था, नलिफाई हो जाता था। बट मेरा नी पेन कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया और वो कभी ठीक नहीं हुआ। मतलब आई टुक फिजियोथेरेपीज एंड ऑल, आई कंसल्टेड इन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑल्सो। बट अब उसमें एक और चीज एड ऑन हो गई है, मतलब, और आपने एक और चीज बोली थी कि क्या पता कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाता है। बट मैम माई एज इज टोटली 23, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डीजेनरेट होने का थोड़ा सा मतलब बहुत इलॉजिकल सा साउंड करता है, बिकॉज अभी उतना एज नहीं है कि वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाए। एंड जहां तक खाने पीने की बात थी, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग विद इंडिया टीम, तो ठीक है, एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ। व्हाट इज योर गुड नेम? यू आर विद इंडियन टीम में थे या क्या शुभ नाम है आपका? अभी तो नहीं हूँ मैम, अभी आई वाज लाइक 5 years बैक व्हेन आई वाज इन नहीं, you have not mentioned your name as well. You have written iPhone 13. तो आपका नाम जानना चाहेंगे? So this is Diksha this side, and I used to play rifle, and then I shifted to 50 meters, then I shifted to shotgun क्योंकि मुझे shotgun बहुत अच्छा लगता था. So तो अब मैम क्या हो रहा है, क्योंकि because then I came to college and all और इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैं नहीं शूट कर पा रही थी। देन आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 3-4 years, मैं अपनी स्टडीज में आ गई। बट उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड अगेन, अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। नी पेन तो नहीं गया है, बट मसल्स में ट्विचिंग होना शुरू हो गई है। मतलब मैं सम ट्विचिंग, इफ यू गेट मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ऐसे ना मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मसल्स में ही ब्लड पंप हो रहा है, जैसे हार्ट में ब्लड पंप होता है, कुछ कुछ ऐसे। ठीक है, वो बहुत अजीब होता जा रहा है। ठीक है। So I don't know how to help with it. नहीं, as you are saying कि you have taken a lot of treatment, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी आप गए, हाँ हाँ, नई yes, समस्या सॉल्व हुई, तो उसका हाँ। मेन रूट कॉज देखना जरूरी है। ठीक है, जो नी पेन होता है स्पेशली, ये नहीं है कि सिर्फ नी के प्रॉब्लम की वजह से, डीजेनरेशन के कारण या ऐसे। देखो डीजेनरेशन जो है ना, मैंने क्या बोला, जिस चीज की वेयर एंड टियर सबसे ज्यादा होगी, नी इज अ वेट बेयरिंग जॉइंट। ठीक है, द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, और स्पेशली इन द मीडियल साइड, अंदर की तरफ घुटने के ज्यादा दर्द महसूस करते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और उसका कारण क्या हो सकता है? यू माइट बी हैविंग, मतलब नॉट ओनली यू बट द पर्सन having this pain can be having a problem of a flat foot, या उसको नॉक नहीं हो सकता है, या फिर उसका जो ओवर प्रोनेटेड फुट हो सकता है। पैर आपने देखा होगा बहुत बार अंदर की तरफ हील ज्यादा मुड़ती है, आपका जूता अंदर से ज्यादा घिसता है। तो व्हेन देयर इज ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स, जब ये अलाइनमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो जो वेट बेयरिंग पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, तो वो सारा एक जो चेन है डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके कारण कहीं का लोड जो है वो कहीं पे इफेक्ट करता है। तो वी नीड टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, एक तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। जैसा आपने बोला ना कि मेरा तो गेम भी ऐसा नहीं था, मैं स्टिल रहूं या जो भी है, बट स्टिल वी आर ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन नहीं है आप हमेशा। तो जैसा मैंने बोला, प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। मैम मैं उस स्टेट में क्या करूँ? जैसे जो जब मैं वहां पर काम कर रही थी उन लोगों के साथ, उन लोगों ने मुझे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, मैंने उनके अकॉर्डिंग ही काम किया। तो उनका था कि वो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस बहुत सारी कराते हैं, छोटी छोटी, जैसे दिन में 10 बार बोल देंगे कोई छोटा सा ऐसे। ये हर किसी का, हाँ, हर किसी, देखिए आप अभी कोच हैं, आपका कोचिंग टेक्निक, कोचिंग स्टाइल डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू योर काउंटर पार्ट्स, राइट? तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है, यू कैन कंसल्ट सम अदर पर्सन, some other more experienced person in the sports of field, any sports medicine doctor, मतलब feel so low कि मेरी अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही है, मैं बच्चों की कैसे करूंगी? and within the same sport ऐसा हो कि ठीक है, हाँ मुझे कुछ नहीं पता हो तब तो ठीक है, मैं बोल। और ये जो मसल ट्विच की आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, ये कोई इट इज नॉट डेंजरस, ये कोई बीमारी नहीं है। नो नो नो, ओके ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हो गई थी। आप हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। एक से ज्यादा इंजर्ड हो तो ग्राउंड में कैसे और किसको फर्स्ट एड दे? यू नीड टू सी द सीरियसनेस ऑफ द इंजरी।
अगर किसी को सिंपल कोई एंकल ट्विस्ट हुआ है और कोई बेहोश हो गया है, ऑब्वियसली आप भागोगे पहले बेहोश वाले की तरफ। और ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड पे सिर्फ आप अकेले 2 लोग हो, आपके पास और भी लोग होते हैं, आपके साथ में कोचेस होते हैं, बच्चे होते हैं साथ में, और यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो अपनी टीम को हमेशा तैयार रखिए। हाउ कैन my back shoulder how can improve my back shoulder wings, they are little bit dislocated। ये जो डिसलोकेशन आप बता रहे हैं, अगर ये डिसलोकेशन होगा तो आप कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। पहले तो आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, द डॉक्टर विल चेक यू थॉरली। ठीक है, एक फिजिकल असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका इलाज चालू होगा। While CPR, what should be the ideal position of the hands? I shared that video also with all of you. The heel of the hand, this thing, this portion, it should be just in the center of your chest. ठीक है, and you have to interlock your fingers. You have to reinforce your hand with your upper hand like this. Okay, this should be the position, and your elbows should be straight. Please tell about muscle cramps recovery, shoulder, neck pain, knee pain outside. अरे ये सारी क्लासेस आप अब रिकवरी और ट्रीटमेंट पे ले क्वेश्चंस पूछिए। These are very long topics. जब फिजियोथेरेपी की क्लास होगी ना, तब आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हीट क्रैम्प्स आए हैं, ऑब्वियसली यू विल गिव योर प्लेयर इलेक्ट्रॉल टू ड्रिंक। अगर वो नहीं है तो नींबू पानी है, नमक पानी है, सिंपल पानी है, दीजिए। ठीक है, पहले उसको पिलाइए अच्छे से, और उसको फिर एक कंफर्टेबल पोजीशन में हल्का हल्का स्ट्रेचिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, तो उससे वो ठीक होगा, और उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। ये नहीं कि एकदम से उसको फिर से गेम में, फील्ड में भेज दें खेलने के लिए। यू नीड टू बी पेशेंट। कब तक सीपीआर देते रहे? जब तक आपका पेशेंट रिवाइव ना हो, जब तक आपको मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, तब तक कोशिश जारी रखिए। जब आपको लगता है कि पेशेंट अब रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, ठीक है, वो उठ के बैठने की हालत में है, ठीक है, फिर भी डॉक्टर के पास जरूर जाना है। ये नहीं कि वो अगर बैठ रहा है, उठ के बात कर रहा है आपसे, ठीक है, एक बार ही जरूर उसको लेके जाइए डॉक्टर के पास फिर भी। Ma'am, when take position to start my match and suddenly if severe pain starts, what has to be the first measure? कहाँ पेन शुरू हो रही है? Where are you feeling the pain? उस पर डिपेंड करेगा ना हम क्या मेजर उसके लिए अपनाएंगे। सीपीआर में द पर्सन शुड लाई सुपाइन, मतलब सीधा लेटना है, उसको पीठ के बल लेटाना है आपने। ओके, तो ये सीधी पोजीशन होगी। ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स में है कोई, यहाँ पे मिस्टर नलेश टेंडे हैं, वो अपना शेयर करना चाहते हैं सीपीआर का एक्सपीरियंस। हाँ जी, जरूर शेयर कीजिए, सबको हेल्प मिलेगी आपको सुन के। आप अपना यू रेज योर हैंड ताकि मैं आपको देख सकूं, और मैं आपको ऑप्शन दूंगी अनम्यूट का। हाँ मुझे, हाँ 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 नलेश, यस यस, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, नीलेश जी आपका थोड़ा नेटवर्क शायद दिक्कत कर रहा है। चलिए, जब तक ये जुड़ते हैं हमसे वापस, तब तक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। सुशील कुमार, अनम्यूट कीजिए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी।
एक तो जैसे पिस्टल शूटिंग में 12 से 13 साल का बच्चा था हमारे पास। तो उसके हाथ में, जैसे अभी छोटा बच्चा बिगनर होता है तो पिस्टल या राइफल करता है तो थोड़ा सा कम वेट पे करवाना पड़ता है। तो उसके हाथ में क्या है, जैसे पेन सभी लोग बता रहे हैं कहीं ना कहीं मसल्स में पेन हो रहा है। तो उसके हाथ में पेन शुरू हो गया था, पहले भी था, ऑलरेडी पहले था। तो उन्होंने फिजियो पे चेक करवाया, पीजीआई रोहतक एंड चंडीगढ़ बेस्ट पीजीआई है अपने आप में। तो वो किसी हद तक ठीक नहीं हुआ। तो मैंने वैसे ही, मान लो एक स्पेशल तेल आता है, तो मैं अभी कम से कम 50 स्टूडेंट हैं या नॉन स्टूडेंट भी हैं, तो वैसे मैंने उसको तेल से मसाज करके सभी को ठीक किया है। तो एक मानारेंट तेल होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेरी मम्मी को भी दर्द रहता है, मैंने उनको ठीक किया है, फादर साहब को ठीक किया है। और गांव में बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसे शहर में, 5-5 हजार रुपए फीस लेके हाथ का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने वो ठीक किया है उस तेल के साथ। या फिर मेरे हाथ में लगाओ, कैसे अब मैं मसल का थोड़ा सा बारीकी से आराम से कर रहा हूँ ये चीजें। तो मैं बिजली बोर्ड में हूँ, तो वहाँ भी काफी ट्रीटमेंट ऐसे किया है मैंने, एक स्पोर्ट्समैन के नाते, फ्री चलिए, ऑफ बड़ा कॉस्ट। अच्छा कार्य किया आपने, बहुत तो बढ़िया बात है। कंटिन्यू योर गुड तो वर्क। तो उसमें यदि तेल किसी को हेल्प करे तो वो काफी अच्छा है। और मेरी कोई मदद लेना चाहे शूटर के लायक, तो मैं हाँ, तो अवेलेबल आपका ही ग्रुप है, ये सारे शूटर्स का ही ग्रुप है। आप इनके कांटेक्ट में हूँ। आएंगे, जब तो सब एक दूसरे से मिलेंगे तो आप इनको जरूर हेल्प कीजिए, ठीक है। यस मैम, यस। और एक जो घुटनों का ग्रीस बताया आपने, जैसे ग्रीस होता है जॉइंट्स में, तो उसके लिए बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ एक्सरसाइज है, कैसे क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक्सरसाइजेस भी बहुत है और उसके लिए भी बहुत सारे तेल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं, वो तो मैं तो कर ही रहा हूँ मैम। एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी होती है ना। अभी इसको वर्चुअल क्लास के ऊपर हम एक्सरसाइजेस ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अभी फर्स्ट एड के क्वेश्चंस लो। नीलेश जी वापस आ गए हैं, तो अनम्यूट कीजिए, बताइए सीपीआर के बारे में। जी मैम, थैंक यू एंड सॉरी मैम, डिवाइस कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, कोई बात नहीं जी। मैम एक्चुअली एक इंसिडेंट इस तरीके से होता है, हेडक्वार्टर से सामने में ही एक हाईवे रोड है, और वहां पर एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था सर। मैम लगभग बच्ची 13 से 14 साल की बच्ची थी वो। और उसको मतलब सडनली सब मतलब भीड़ जैसी जमा होती है वैसी भीड़ जमा हो गई। तो वो बच्ची मैं जस्ट बाहर निकलने से उसको पहले तो मैंने मतलब पल्स चेक किया मैम। तो उसका पल्स नहीं आ रहा था। देन मतलब यहाँ पर जो चेक करते हैं उससे भी मुझे कैरोटिड कुछ पल्स, हाँ। उससे भी कुछ फीलिंग नहीं मिली मैम। और मैं यहाँ मतलब जो भी थी कि मतलब फर्स्ट एडली चेक करना चाहिए वो चेक किया, तो उसकी किसी भी तरीके से बीटिंग नहीं मिल रही थी मैम। फिर एक्चुअली वो 12 13 साल की बच्ची होने की वजह से कुछ ट्रोलिंग भी हुई मैम उस जगह पे कि मतलब आप समझ सकते हैं, लड़की थी, मैं उसको ट्रीट कर रहा था। तो मैं वहां पे काफी लोगों को बोला कि इस बच्ची को जो है वो रोड के साइड में फ्लैट पहले कहीं रख दो। कोई हेल्पिंग करने को भी नहीं दिख रहा था, और मुझे ये समझ रहे थे कि ये ज्यादा होशियारी कर रहा है। एक्चुअली ये बताने के पीछे रीजन है मैम कि कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तो इन चीजों को देखो मत, क्योंकि जरूरी है जो चीज बाद में हुई। तो वो बच्ची को मैं पर्सनली उठाकर साइड किया काफी अपोजिशन के बाद में। तो उनका ये था कि बच्ची अब एक्सपायर्ड हो गई है, और हम लोग जो है यहाँ पर तमाशा करके जो कुछ भी है मतलब कंपनसेशन के लिए बात चलेगी। तो ये मैटर से उठा के मैंने बच्ची को साइड में लिया। मैं पुलिस में हूँ, ये मैटर हटाने के लिए मेरे से काफी ये हुआ मैम। लेकिन जो चीज हुई कि मैंने सीपीआर देना शुरू किया मैम उसको। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में जब मैंने मतलब ये चेस्ट फीलिंग के पास में होता है, आप समझ सक रहे हैं मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अपोजिट जेंडर से हम जिस समय पे ट्रीट करते हैं तो ये चीज बहुत मायने रखती है। तो वो उस समय पे मैंने वो चीज तो माइंड कभी नहीं था मैम, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ सेव करना पहले ये था। तो दैट इज मैंने शुड बी योर मेन फोकस, बस उसी पे ही आपने ध्यान रखना है कि हमारी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो उससे बड़ा उपकार, उससे बड़ा काम और कोई नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में कुछ भी मूवमेंट नहीं मैम, तो मैं भी हो गया क्या ऐसा होगा, क्योंकि
अगर वो चीज मैं लोगों का रोज तो हाँ, नहीं समझा सकते कंटिन्यू आप, रखा, ठीक है। तो फिर तो मैं आपने फिर से कोशिश की। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में मैम, जब पंपिंग 15 से 16 पंपिंग के बाद में जो है उसने एक साथ ऐसा मतलब झटके से हफिंग हफिंग इसको मूवमेंट एकदम से हुआ, हाँ ठीक है। मूवमेंट दी मैम। उसके बाद में भी मतलब एक 8-10 पंपिंग फिर से उसको कंटिन्यू किया तो उसने आंखें खोल दी मैम। वहां तो गुड लक कि मैं बाकी सबके ट्रोलिंग से भी बच गया। और डॉक्टर के पास में जब लेकर गए और उसको जब बताया मैम, तो उनने काफी अप्रिशिएट किए थे कि ये जो अगर नहीं होता तो शायद इतने समय में डिले हो सकता था। हाँ बिल्कुल, यही ना मैटर ऑफ सेकंड्स है। बहुत बढ़िया काम किया आपने, काबिले जी तारीफ है। और बाकियों को भी इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सुबह जैसे मैंने क्लास में बोला ना, अगर हम पहले सोच लेंगे ये काम करेगा या नहीं करेगा, बस उसमें अगर हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, हम एक डायलेमा में चले गए, तो हम सच में जो करेंगे वो कभी काम नहीं करने वाला। तो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके सही चीज का सही टाइम पे उपयोग करना जरूरी है। जी मैम, मतलब ये बताने के पीछे रीजन ये था मैम कि जिसको भी जो जमता है फर्स्ट एड के लिए वो उस समय पे कर लीजिए। जो लोगों का कहना होगा वो होते रहेगा, सोचते वो मैम आप अपन बहुत ही नहीं रोक मैम सकते, भी वो बनता है। आपके बस में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है, जी, तो उसके बारे में सोचिए भी मत। ठीक थैंक है। यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया नलेश जी। तो चलिए, इट्स 4:30 नाउ। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। और कोई नया क्वेश्चन अगर आया है तो लेट मी आंसर इट। रोल ऑफ पेन रिलीफ स्प्रे इन फर्स्ट एड, व्हेन एंड हाउ टू यूज इट। देखिए, पेन रिलीफ स्प्रे हम एकदम से फर्स्ट एड में हमें नहीं यूज करने चाहिए। उसकी बजाय हमें आइस पैक यूज करना चाहिए, या फिर कुछ आइस स्प्रेज आते हैं, यू कैन कीप देम इन योर फर्स्ट एड, आप उसको यूज कर सकते हैं। अदर देन यूजिंग ये वॉलेनी एक्सेट्रा, ये सब सिंपल डिक्लोफेनेक जेल्स होते हैं, पेन रिलीविंग जेल्स होते हैं। तो हमें पहले उसकी स्वेलिंग को और वहां पे वो जो पोर्शन में हमारे टूट फूट हुई है उसको ठीक करना जरूरी है। तो पहले आइस का ही उपयोग कीजिए। अदर देन आइस स्प्रेस, आइस जेल्स भी आते हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यूज कीजिए। ये जो जेल्स वगैरह होते हैं जो आप पूछ रहे हैं, सिंपल काउंटर इरिटेशन पैदा करते हैं, टॉपिकल जेल है, स्किन पे ही काम करते हैं। आपने देखा जलन होनी शुरू हो जाती है जब इनको लगाते हैं। तो बस ये वही इनका काम है। तो ये चीज आप बाद में कर सकते हैं, आफ्टर 2 to 3 days, पर पहले 2 दिन तो बर्फ के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो गया उस सुबह का, इस पर प्लान हो गया। नहीं, दीपक उठा के आया। दीपक वो गया होगा तो नहीं काम किया। चलो तो ये बता दो तुम ये कौन। हाँ जी, बस आई वाज चेकिंग कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। तो जो पूछते गए थे, मैं तो दिमाग खाने ही गए थे, नींद दिया।
ओह आई एम सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट, सॉरी। मैं जो क्वेश्चन ले रही थी वो था सीपीआर इन चिल्ड्रन, बच्चों में सीपीआर पूछा था ना। तो बच्चों में भी सीपीआर की टेक्निक जो है वो मैंने बताया कि सेम रहती है। ठीक है, हमें कंप्रेशन देने हैं, रेस्क्यू ब्रेथ देना है। अगर बच्चों में चोकिंग की समस्या होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनको टुवर्ड्स ग्रेविटी, उल्टा प्रोन पोजीशन में, ठीक है, तब करके हम बैक ब्लोज देते हैं। और सीपीआर तो सेम ही रहेगा। और जो प्रिकॉशंस जो हमने लेने हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बहुत बुजुर्ग है, अब उसमें होता है कि उनकी हड्डियां भी टूट सकती हैं, पसलियां भी टूट सकती हैं, तो हमने इतना एग्रेसिवली नहीं देना है सीपीआर, इतना एग्रेसिव कंप्रेशन नहीं देना है। जितना प्रेशर वो मतलब एक जनरल, जैसे हम इलास्टिक बैंडेज बांधते हैं, क्रेप बैंडेज बांधते हैं, टॉर्निक्वेट बांधते हैं, उसमें क्या होता है ना, हम ज्यादा टाइट बांधते हैं ना लूज बांधते हैं, नहीं तो सर्कुलेशन हैम्पर होने के चांसेस होते हैं, वो रुकने के चांसेस होते हैं, स्लो डाउन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही सीपीआर में जान बचानी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर बाय चांस आपकी गलती की वजह से अगर किसी का फ्रैक्चर रिब का या कुछ ऐसे ही कुछ, बच्चों में तो बेंडिंग होती है, फ्रैक्चर नहीं होते हैं, उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। अगर वो चीज हो जाती है, नहीं वैसे तो नहीं होगा अनटिल अनलेस बहुत ही ऑस्टियोपोरोटिक, बहुत ही ऐसी फ्रेजाइल बोन्स थी, बुजुर्गों में ये होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप बिना डरे सीपीआर दीजिए। While a match, if someone gets hit by a pellet, what is the first aid to be taken as it is poisonous? जो मैंने अभी जिक्र किया, टॉनिक्वेट, ठीक है, कोई भी कपड़ा, कोई भी बैंडेज, उसके डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड पे सपोज यहाँ लग गया, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे उसको बांध दोगे, ठीक है, सो दैट वो जो पॉइजन है, सर्कुलेशन है, वो बहुत ज्यादा हमारे पूरे सर्कुलेशन में वो पॉइजन ना फैल जाए, और इमीडिएटली आप यू विल रश टुवर्ड्स द डॉक्टर। ओके, तो ये करना है आपने। और जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको ऑफ कोर्स आपने कंप्रेस करके रोकने की कोशिश करनी है। यू नीड टू स्टॉप दैट, ट्राई टू स्टॉप दैट ब्लीड। यस, वी हैव टू स्टॉप द ब्लड फ्लो ऑल्सो बाय गिविंग कंप्रेशन। ओके, बाय चांस आपके पास उस वक्त फर्स्ट एड किट नहीं है, आपके पास हैंकी है, टॉवल है, साफ चीजें हम कैरी करते हैं ना अपने साथ, तो हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, बट दे शुड बी क्लीन। तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस के जवाब आ गए हैं चैट बॉक्स में। अब क्या आ रहा है नया? एक बार इंजरी होने के बाद का सीक्वेंस वाइज प्रोसेस बता दो। अशोक शर्मा पूछ रहे हैं इंजरी होने का। इंजरी आपकी ओपन है या क्लोज है, ये डिपेंड करता है। देखो, अगर ओपन इंजरी है, ओपन इंजरी का मतलब स्किन में से खून निकल रहा है, तो सिंपल वी नीड टू स्टॉप द ब्लड, ठीक है। और हमने क्या करना है, उस जगह को साफ पानी से साफ करना है, फिर एंटीसेप्टिक लगाना है। उसके बाद आपको गॉज पीस में कॉटन रख के बैंडेज करनी है। स्टेराइल ड्रेसिंग यूज कर सकते हो अगर अवेलेबल है, उसके ऊपर से मेडिकल टेप लगा के उसको बांध दीजिए, बंद कर दीजिए। और अगर खून नहीं रुक रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक बैंडेज आपकी कवर हो चुकी है खून से, तो दूसरी बैंडेज तैयार रखिए, हाथ फटाफट हटा के दूसरा बैंडेज डालो, और पेशेंट को अपने इन द मीन वाइल ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दो, डॉक्टर के पास ले जाना। वो प्रतिक्रिया, आपकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर क्लोज्ड वुंड है, क्लोज्ड इंजरी है, क्लोज्ड इंजरी में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, आपके डिसलोकेशन हो सकती है, आपका स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। तो उन केसेस में आपको पॉलिस प्रोटोकॉल फॉलो करना है। यू हैव टू इमोबिलाइज द इफेक्टेड पार्ट, ठीक है। इमोबिलाइज कैसे करेंगे आपको पता है, इलास्टिक क्रेप बैंडेज का उपयोग करिए, स्लिंग है आपके पास, कोई बैंडेज पड़ा है उसका यूज करो, स्प्लिंट का यूज करो, जो भी है। और उसके बाद आप करेंगे आइसिंग स्टार्ट कर दोगे, कंप्रेशन, इलास्टिक बैंडेज बांधोगे, एलिवेशन में रखोगे उसको, और ऑप्टिमल लोडिंग जो है वो आपको डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट सिखाएंगे कि किस मसल की कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी जॉइंट पे कितनी रेपिटेशंस, कितने बार दिन में करना है आपको। ओके, तो ये रहेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट कि किस टाइप की इंजरी है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल बनता है।
children below 2 to 3 years, we need to tap on chest area instead of compressing with straight hands because cage of kids is small and soft and can lead to injury. वही मैंने बोला ना, बच्चों में जो है बेंडिंग हो जाती है बोन्स की, जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं. तो यस, यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो. और आप कोई भी टॉवल, कोई भी आप बीच में कोई बैरियर, कुशनिंग इफेक्ट जो थोड़ा दे, आप उसको कर सकते हो, यूज कर सकते हो. हाँ, अशोक शर्मा कह रहे पुलिस को ही बोल रहा था, अभी मैंने समझा दिया पुलिस प्रोटोकॉल आपको फिर से पूरा. चलिए अब क्लास को एंड करते हैं. इट्स 4:40 नाउ. बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी जाना है. सो आई विश यू गुड लक फॉर योर कोर्स. ओके, बढ़िया सीखिए. और अपने जैसे, और यहाँ पे आपके साथियों ने बताया, सुशील जी ने बताया, नीलेश जी ने बताया, उन्होंने कैसे मदद की, वैसे ही आप लोग भी अदर देन कोचिंग अपना फर्स्ट एड में अगर किसी की हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज जैसे हेल्प कर सकते हैं अच्छे से करिए. ठीक है, तो एक दूसरे का साथ दीजिए. टेक केयर एवरीवन. Record